बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल इश्यूज पे और अभी हमें दो सवालात आ चुके हैं। आप लोग भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, फ़ोन लाइन्स ओपन है। हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहिबा, उनका पहले वाले उनका प्रॉब्लम के उनकी स्पॉटिंग शुरू हो जाती थी हाँ, और बिल्कुल। फिर अबॉर्शन। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने बताया उसमें ये लग रहा है कि उनकी शायद जो है वो ओव्यूलेशन ठीक नहीं हो रही है, तभी उनके जो डॉक्टर हैं उनको ओव्यूलेट करवाती हैं और उसके बाद फिर पूरी ट्रीटमेंट होती है और फिर वो प्रेग्नेंट होती हैं। लेकिन जो उन्होंने स्पॉटिंग बताई है वो ये मुझे लगता है कि मिस्ड में चला जाता है। मिस्ड में ये होता है कि बेबी की धड़कन ही नहीं आती है और स्पॉटिंग शुरू हो जाती है और फिर उनकी डीएनए करनी पड़ती होगी। उसके लिए एक दो ब्लड टेस्ट हैं जो कि करवाए जाते हैं और ख़ास तौर पे उस वक्त जब 3 दफ़ा रिकरेंट मिसकैरेज हो जाए। इनके 2 दफ़ा मिसकैरेज हुए हैं, लेकिन अगर ये कंसर्न है तो ये अभी भी करवा सकती है। हम खुदा न खास्ता तीसरे का इंतज़ार नहीं करेंगे, पेशेंट को ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में नहीं डालेंगे। बहुत होता है। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि उनको बहुत मेंटल स्ट्रेस होगा। ये कहाँ से भी फ़ोन कर रही थी? आई थिंक ये सरगोदा से फ़ोन कर रही सरगोदा थी, में if I'm मेरा ख्याल not है वो wrong। लेबॉर्ट्री में वो टेस्ट नहीं हो सकेगा, उनको लाहौर आना पड़ेगा और ये टेस्ट एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के टेस्ट कहलवाते हैं और ये टेस्ट लाहौर में किसी भी लेबॉर्ट्री से हो जाएंगे। सही। और वो टेस्ट करवाएं और कभी कभार वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो उसकी ट्रीटमेंट से इंशाल्लाह ताला कंसीव भी हो जाएगा और मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करेगी। अच्छा, दूसरा नरगिस का क्वेश्चन था जो कि पिंडी से जिन्होंने फ़ोन किया था। नरगिस के लिए मैं बहुत ज़्यादा उनके गम में मुझे खुद भी बहुत अफसोस हुआ कि एक तो मुश्किलों से बेबी हुआ और वो डाउन सिंड्रोम था। लेकिन आपकी उम्र 35 इयर्स है। 35 इयर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो चांस ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा ये नहीं होगा। वैसे तो 36-37 इयर्स के बाद ही डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में पहले भी हो जाता है और बहुत दफ़ा तो बहुत यंग पेशेंट्स में भी बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं। और डाउन सिंड्रोम वैसे ऐसी बीमारी है बच्चों में जो कि प्रीनेटली डायग्नोज हो जाती है। 18 वीक्स के स्कैन पे पता चल जाता है पेशेंट का कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। लेकिन कभी कभार कुछ इस तरह की सटल किस्म के उसके सिम्टम्स होते हैं कि वो नज़र नहीं आ रहे होते। मेरा ख्याल है उनका डायग्नोज नहीं हो सका होगा, तभी जब बेबी पैदा हुआ तब पता चला कि डाउन है। और ओसोफेजियल एट्रीजिया जिस तरह से उन्होंने बताया कि खुराक की नाली बंद थी, उसमें फिर जिंदा रहने के चांस बहुत कम होते हैं। वरना तो आपने देखा होगा डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं 22 साल 23 साल तक की एज के होते हैं। Exactly। और लेकिन उस बच्चे के साथ जो खुदा मतलब प्रॉब्लम थी वो ऐसी थी कि वो जिंदा ना रह सका। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला उनको भी औलाद देंगे। वो और डाउन वो सिंड्रोम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है ना, एसोफेजियल तो एट्रीजिया था ना, तो वो ज़ाहिर है इस वजह से। अच्छा, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रिकॉशंस तो नहीं है, बस यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉलिक एसिड और दुआ, और कोशिश करें, चांस लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। माँ की उम्र जो है वो 36 या 37 से ज़्यादा, 35 है ना, तो बस इसी साल में चांस ले लें और दोबारा प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें। ओके। और जब बेबी कंसीव करें तो उनके कुछ हमें गुड न्यूज़ ज़रूर दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और उस जब उनके कंसीव हो जाएगा तो फिर वो ज़रूर फ़ोन करके पूछें, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जिससे बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हो? मैं ठीक ठाक। फायजा इकराम बात कर रही हूँ। फायजा कराची से बात कर रही हैं, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? हमारे पहले पोल का जवाब दें। आप तो कराची में रहती हैं, स्ट्रीट क्राइम का बहुत पता होगा आपको। हाँ, ये तो आज हर रोज का बात ऐसा हो भी चुका है मेरे साथ। हाय अल्लाह, फिर क्या हुआ था? मैंने कहा ले जाओ, मेरा आपने पूरा ले गया था। अल्लाह, ओके चले। हाँ जी, वहीं से पता चल गया आप आगे भी क्या करेंगी। क्या कर सकते हैं, असले के आगे तो कोई भी नहीं बोल सकता ना। आपके पास हम लोग पेपर स्प्रे अपने पास रख सकते हैं, हम लाल मिर्च बैग में रख सकते हैं, हम नीचे से मिट्टी उठा के उनकी आंखों में डाल सकते हैं, हम उनके मुंह पे पंच मार सकते हैं। नहीं कर सकते, वो इतनी अचानक आके करते हैं ना कि बंदा हम भी अचानक ही बस मेंटली अलर्ट रेडी नहीं, मेंटली तौर पे बंदा तैयार नहीं होता क्या क्या किया है। अच्छा चलिए, क्या पूछना चाहेंगी फायजा? मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि मेरी 3 दफा मिसकैरेज हो चुके हैं। अच्छा, 3 मिसकैरेज हो चुके हैं और मैं तमाम अपना ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ, हो चुके हैं मेरे। लेकिन अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो फिर आए। प्रेग्नेंट हो फिर आए? हाँ, मेरे साथ भी मसला है, मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो मुझे यानी कि मेरे सिर्फ चंद हफ्तों का ही होता है तो मुझे ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। अल्लाह, सेम प्रॉब्लम। हाँ ओके। हाँ, तो मेरे डॉक्टर कहते हैं आपको पॉलीएसिड होती है ना, वो चीज़ है।
क्या है? पॉलीसिस्टिक है? हाँ पॉलीसिस्ट है। पॉलीसिस्टिक है इनको, अच्छा ठीक है। चले हम डॉक्टर साहिबा से पूछ के बताते हैं फिर, ठीक है भाई साहब? हाँ जी। एज और वेट? आपकी एक मिनट में आपकी एज क्या है? मेरी 32 और वेट क्या है, हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'1" माशाल्लाह। और वेट है मेरा 65 या 50 ऐसे ही रहता है, क्योंकि वो बस पीरियड्स ज्यादा है। पीरियड्स रेगुलर? हाँ पीरियड्स रेगुलर है। और जो आपने कंसीव किया था वो ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया था या स्पॉन्टेनियस? नहीं, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बस कंसीव कर लेती है लेकिन उसके बाद रिटेन नहीं रह पाता। चले जी ठीक है, पैसा बता रहे हैं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहिबा। अगेन द सेम इशू, थोड़ा सा वेट रिडक्शन का प्रॉब्लम होगा कि वेट रिडक्शन करें। और उसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि इनको अपने कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे कि सीरम इंसुलिन है और अगर वो हाई है तो उसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी तो ये कंसीव इनको आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर कि जैसे ही कंसीव करें शी शुड गो टू द डॉक्टर, इंतजार ना करें। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो कंसीव हो वो रिटेन रह जाए भाई? देखो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर इंसुलिन हाई है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करा दी जाएगी, ग्लूकोफेज, उससे प्रेगनेंसी कंसीव होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी रिटेन रहने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी जैसे ही ठहरे फ़ौरन हॉस्पिटल आएँ और फिर ज़ाहिर है उनके हम अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट करवा के और उसके अकॉर्डिंगली टू स्ट्रेंथन द प्रेगनेंसी उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देंगे, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट और बेड रेस्ट वगैरह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही एक सवाल जो हमेशा मैं सोचती हूँ वो ये कि एक तो प्रेगनेंसी में बीच में एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, जो आई थिंक 4th या 5th मंथ के बाद से आप प्रेगनेंसी स्पेशल एक्सरसाइज करते हैं ताकि डिलीवरी आसान हो और सिजेरियन की तरफ ना जाना पड़े, वन। और दूसरा आप थोड़ा सा फिट भी रहें। शुरू में क्या जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज अपना पैटर्न कर रहे होते हैं, एरोबिक्स होती है, वेट लिफ्टिंग होती है, जिम कर रहे होते हैं, तो वो कितने मंथ्स तक वही रूटीन कंटिन्यू आराम से की जा सकती है? नहीं राफिया, ये जो है ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। और वो एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी और एक्सरसाइज इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन एरोबिक्स और वेट लिफ्टिंग ये जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके लिए जाना चाहिए। क्रंचेस करती हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमने जो है वो एक वेबसाइट है RCOG की, रॉयल कॉलेज की, उसमें एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी पे पूरी एक गाइडलाइन आई हुई है और वो उन्होंने सारी रिसर्च करके ही बनाई है। उसके बाद उसमें बताया गया कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं और कौन सी नहीं करनी। वॉक की जा सकती है? हाँ वॉक बिल्कुल की जा सकती है। 2-3 घंटा जॉग नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो हर एक के लिहाज से आप फर्स्ट मंथ से ही नहीं कर सकते? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मेरा ये ख्याल है कि आप अवॉइड करें, क्योंकि ये तो देखो वेट लिफ्टिंग है या ट्रेडमिल जो इंक्लिनेशन वाली ट्रेडमिल है, दीज आर लाइक यू नो कि थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा कॉज करेंगी। अगर किसी को भी एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी के बारे में कोई मालूमात करनी हो तो वो एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी टाइप करके इंटरनेट पे चला जाए, उनको वो गाइडलाइन मिल जाएगी, आप भी उस पर जाके देख सकते हैं कि क्या है। और दूसरा ये कि फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे पास ज़ियाउद्दीन में फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट वाले भी एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी बताते हैं। तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ताला जिनको ज़रूरत है उनको तुम वहाँ भेज सकती हो। नहीं, माय पॉइंट इज कि यू गेन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वेट फॉर सम रीजन। प्रेगनेंसी में आपके हाथ भी ऐसे नहीं, तो गर्दन भी ऐसी, हाँ नहीं वो तो फिर आप खाएं इस तरह से। ये तो खाना तो आपको खाना पड़ता है बिकॉज प्रेगनेंसी के बीच में आपको थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग करें ना, हेल्दी ईटिंग करें। जैसे हमारी ओनली टमी शुड इंक्रीज और कहीं से इंसान बढ़ना नहीं चाहिए। जिस तरह मूवीज की प्रेगनेंसी होती है ना, वो जो प्रेग्नेंट फीमेल दिखाती है कि सिर्फ टमी और बाकी सारी वो नॉर्मल है, आई थिंक वो होना चाहिए। हमारे यहाँ तो खवातीन नहीं, असल में वो उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि हार्मोन्स इस तरह के होते हैं कि वो हर जगह पे फैट डिपॉजिट करते हैं। लेकिन मैं जो बताऊं आपको वो ये कि अगर जिस तरह से कुछ मिथ्स हैं कि कुछ चीज़ें बिल्कुल मना कर दी जाती हैं खाने के लिए और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खिलाई जाती हैं। इस पे आते हैं, हमारे पास एक कॉल है, पहले वो अटेंड करें फिर इस पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।